हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिन हो गए वीडियो डाले क्योंकि मेरी उदयपुर में डाइट में ट्रेनिंग चल रही है, जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और आपसे मैंने तीन तीन वीडियो की बोली थी, तो तीसरी वीडियो आज है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और जो नए बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे वीडियो का कि सर एक बार आप बुक लिस्ट बताओगे कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो एक बार एग्जाम खत्म हो जाने दो ताकि पुराने बच्चों को फ़ायदा मिले। उसके बाद हम जो है शुरू से बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें। तो अभी हमें पहले ये सिर्फ साइकोलॉजी इसको कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखो, संरचनावाद या निर्मितवाद, ये आपके टॉपिक है। एक संरचनावाद या निर्मितवाद, इसमें क्या होगा, जो संबंधित दर्शन होते हैं इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति सीखता कैसे। बस एक चीज याद रखनी है, इसमें क्या ध्यान रखना अपने को कि व्यक्ति सीखता कैसे। ये मत बताता है कि व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। निर्माण क्या है? निर्मितवाद है। नाम से पता चल रहा है निर्मितवाद मतलब एक बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण किस प्रकार करेगा, वो इसमें हम देखते हैं। ठीक है, जो फालतू-फालतू चीज़ें हैं उनको हटा के जो केवल मेन चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है? निर्मितवाद का मानना है कि पूर्व ज्ञान की बुनियाद पर व्यक्ति नवीन ज्ञान की संरचना करता है। देखो, एक तो ये लाइन फिक्स है, और एक निर्माण मतलब निर्मितवाद, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नीचे समर्थकों के नाम आते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, इनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको छोड़ सकते हो आप लास्ट टाइम पे। उसके बाद आता है निर्मितवाद के महत्वपूर्ण पक्ष। ज्ञान का हस्तांतरण नहीं होना वरन संरचना होती है। व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में सीखना भी सीखता है। अधिगम एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। ये पहले अधिगम में पढ़ा चुका हूँ कि भाई अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना प्रासंगिक होता है। ठीक है, ज्ञान व्यक्तिगत होता है। हर हर किसी में अलग अलग ज्ञान होता है, व्यक्तिगत होता है। अधिगम विद्यार्थी के मस्तिष्क में निहित होता है। ध्यान रखना है, ये जो जो भी चीजें नॉर्मली आपको वैसे समझ में आ जाएगी। विद्यार्थी अर्थ का निर्माण करने वाला और स्वयं अपने ज्ञान का सृजन करता होता है। ठीक है? उसके बाद विद्यार्थी एक सक्रिय और गतिशील अधिगमकर्ता के रूप में स्वयं अपने ज्ञान का क्या करता है? निर्माण करता है। ये आपको ज्ञान जो बच्चा है उसकी ज्ञान का निर्माण करने की ज़रूरत है ही नहीं है। वो ऑटोमैटिक आप जैसे बताओगे उस प्रकार मार्गदर्शन के रूप में अपने जो ज्ञान है उसका निर्माण करेगा। यह एक शिक्षक केंद्रित ना होकर क्या होता है? विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। नाम से पता चल रहा है निर्मितवाद। एक शिक्षक तो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा ही, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत किसको है? बच्चे को। तो वो बच्चा जो है, बच्चा मतलब विद्यार्थी केंद्रित उपागम है, ये याद रखना है। ये मेन चीज़ इसमें डायरेक्ट पूछ भी दे सकते हैं कि कौन सा उपागम है? विद्यार्थी उपागम। शिक्षक एक मार्गदर्शक तथा सुविधादाता की भूमिका निभाता है, जिस पर ज्ञान के सरलीकरण का क्या होता है? दायित्व होता है। आपको तो बस जो चीज़ दे रहे हो ना आप, ज्ञान दे रहे हो तो उसको एक सरल भाषा में देना है बस, और उसके अलावा कोई नहीं। रचनावाद में अनुभवों के संगठन पर बल दिया जाता है, जिसमें सूचनाओं का विश्लेषण व विस्तारण कर छात्र नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से क्या करता है? जोड़ता है। ज्ञान की प्रकृति स्थायी होती है। इस पर इसी से सूझ और क्या अंतर्दृष्टि का विकास होता है। सूझ हम पहले पढ़ चुके हैं। ये रटे रटाए और पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बल नहीं देता। निर्मितवाद का मतलब नए ज्ञान का निर्माण करना है, अनुभव से करना है, अधिगम से करना है। रट कर नहीं करना है, ध्यान रखना है। यह करके सीखने पर आधारित है और समस्या समाधान की पैरवी करता है। इन कक्षों में सहयोग द्वारा अधिगम अर्जन पर बल दिया जाता है, जिसे सामाजिक मध्यस्थता साझी जिम्मेदारी की भूमिका होती है। इसमें परिचर्चा, संवाद, विचार विमर्श, अन्वेषण, सामूहिक क्रिया, भ्रमण आदि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला संरचनावाद। संरचनावाद 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत संरचनावाद, व्यक्तिगत संज्ञानात्मक संरचनावाद, और एक होता है सामाजिक संरचनावाद। संज्ञानात्मक जो है वो उसके संज्ञान के अनुसार करेगा। इसको फर्स्ट वेव बोलते हैं। इसका आपको पता है संज्ञानात्मक पियाजे ने दिया था, जबकि सामाजिक किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। इसको सेकंड के बोलते हैं। ठीक है, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण इस पे बल देता है। ये किस पर? समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी पे बल देता है। सांस्कृतिक संरचनावाद, आलोचनात्मक संरचनावाद इत्यादि। जबकि उग्र संरचनावाद किससे संबंधित है? व्यक्तिगत संरचनावाद से। कोई जरूरत नहीं है इतना, यहाँ तक याद रख सकते हो, कोई आगे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जरूर इंपॉर्टेंट है, रोजर वाइफ का 5E मॉडल, इसको जरूर याद रखना। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, एविडेट। संलग्नता, खोजना, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन, इनको जरूर आप याद रख सकते हो। उसके बाद कंप्लीट हो गया एक टॉपिक। उसके बाद आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व व्यक्तित्व सबको पता है। पर्सनैलिटी, एक बच्चे की पर्सनैलिटी, एक जो व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी, वो सारी चीजें जो है वो पर्सनैलिटी के अंदर आती है। सही, जो जो पर्सनैलिटी शब्द है, जो व्यक्तिगत शब्द है, वो लैटिन भाषा के इस शब्द पसीना किससे? परसोना, सॉरी, परसोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। आगे बात समझ में? और ये जो आपको परिभाषा है इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है त्रिगुण। त्रिगुण कौन-कौन से हैं? एक व्यक्ति में त्रिगुण सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 गुण होते हैं। सात्विक में वो स्वच्छ रहेगा, सत्यवादी रहेगा, कर्तव्यनिष्ठता आदि ये अनुशासन में रहेगा। राजसिक में क्या करेगा? तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की, भौतिकवादी मानसिकता, असंतोष, दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या है वो आती है। तामसिक क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना। आप इसको उदाहरण याद रखना। ठीक है, त्रिदोष वर्गीकरण भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विज्ञान कौन? चरक संहिता जो ग्रंथ है, उसमें वात, पित्त और कफ, इन 3 वर्गों के 3 हुमरस तत्वों की त्रिदोष बताया गया। तो पूछा जाए त्रिदोष कौन-कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। जबकि जो त्रिगुण है वो कौन-कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, उसके बाद प्रारूप उपागम के अकॉर्डिंग जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो प्रारूप उपागम के अकॉर्डिंग हिपोक्रेटस का वर्गीकरण। हिपोक्रेटस जो वर्गीकरण है उसका कैसे किस पर आधारित है? ह्यूमर एवं फ्लूइड तत्वों पर आधारित है। ठीक है, और इसमें देखो आपको ये याद रखना है कि जो सेंगुइन, इसको एक ट्रिक, दूसरी ट्रिक से बताते हैं आपको क्या याद रखना है। इसमें शरीर पॉजिटिव होगा मतलब बलवान होगा, सब तरीके से सही तरीके से होगा। ठीक है, संवेग भी पॉजिटिव होगा मतलब ऊर्जावान होगा, और उसका संवेग पॉजिटिव होगा। इसमें तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? मेलांकोलिक में क्या आएगा? इसमें जो शरीर है वो तो होता है माइनस, क्योंकि देखो इसमें हिसाब से लिखा शारीरिक रूप से क्या होता है? कमजोर, इसलिए माइनस मानेंगे। जबकि संवेग से भी क्या होता है? कमजोर होता है। तो इसमें दोनों प्लस, इसमें दोनों माइनस। ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जो
सबसे पहले सेंगुइन है, उसमें तो दोनों पॉजिटिव, मेलानकोलिक दोनों नेगेटिव। उसके बाद कोलेरिक, इसमें संवेग तो क्या, शरीर तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है शरीर तो, लेकिन संवेग क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप देख सकते हो इसमें आराम से कैसे पता चलेगा, चिड़चिड़ा बेचैन स्वभाव होता है, मतलब संवेग क्या है, नेगेटिव है। जबकि शरीर क्या होता है, परंतु शारीरिक रूप से क्या होता है, शक्तिशाली। तो हम क्या बोलेंगे, कोलेरिक में शरीर तो क्या होता है, पॉजिटिव, शरीर तो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो संवेग है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला आता है फ्लैग्मेटिक, इसमें दोनों इसमें जो शरीर है वो नेगेटिव होता है, शरीर नेगेटिव होता है इसमें, शरीर नेगेटिव, जबकि क्या होता है, संवेग क्या होता है, पॉजिटिव। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। उसके बाद अगली बात करते हैं हम सेल्डन का वर्गीकरण। सेल्डन ने वर्गीकरण दिया एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक, तीन तीन वर्गीकरण दिए सेल्डन के। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। पिछले जो प्रीवियस है उसमें क्वेश्चन आया था इसका, तो आपको इसको याद रखना है। जो सेल्डन वर्गीकरण है उसमें गोलाकृति, यानी जो गोल मोटे होते हैं, गोल मोटे तुल सामाजिक मिलनसार होते हैं ये, खुश मिजाज के होते हैं। और एक्टोमॉर्फिक लंबाकृति जो है, पतले लंबे कमजोर कलात्मक होते हैं। हालांकि कलात्मक पूछा जाए तो क्या होते हैं, लंबाकृति वाले एक्टोमॉर्फिक। और कुशाग्र बुद्धि, बुद्धि किसकी होती है, एक्टोमॉर्फिक की। जबकि मीजोमॉर्फिक में क्या होता है, मजबूत और सुसंगठित और साहसी, मतलब इसमें सब तरीके से बैलेंस होती है। उसके बाद अगली बात करते हैं क्रेस्वर का। क्रेस्वर का वर्गीकरण, क्रेस्वर ने कितने वर्गीकरण किए, चार वर्गीकरण दिए। पिकनिक प्रकार, एस्थेटिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और डायप्लास्टिक प्रकार। पिकनिक प्रकार में वही मोटे छोटे कद वाले, और जो पिकनिक मनाने जाते हैं एक तरीके से याद रखते हो, सामाजिक खान पान के शौकीन, खुश मिजाज, साइक्लोइड स्वभाव, उत्साह विषाद की संभावना। उसके बाद आता है एस्थेनिक, इसमें क्या होता है, लंबा होता है, दुबला शरीर होता है, सिजोइड व्यवहार, सिजोइड जो स्वभाव होता है वो होता है। मनोविदालतक संभावना, अब इस मनोविदालतक संभावना क्या मतलब, ये जो एस्थेनिक टाइप के जो लोग हैं इनको क्या होता है, डिप्रेशन जल्दी आता है, इनको डिप्रेशन जल्दी आता है। जबकि पिकनिक वाले हैं इनको हार्ट अटैक जल्दी आता है, इनको हार्ट अटैक जो है वो जल्दी आता है, इसलिए हमने हल्का उत्साह विषाद की संभावना। ठीक है, एथलेटिक में क्या होगा, सुडौल रहेगा, विकसित रहेगा, गठीला शरीर और समायोजित रहेगा। उसके बाद आता है डायप्लास्टिक, उपयुक्त तीनों का मिश्रण स्वरूप जो है वो डायप्लास्टिक के अंदर आ जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। उसके बाद आता है यंग का, ये भी इंपॉर्टेंट है। युंग का वर्गीकरण, युंग का वर्गीकरण है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, बहिर्मुखी मतलब सामाजिक मिलनसार, लोगों के प्रति मिलने वाला क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। जबकि अंतर्मुखी क्या होता है, एकांत प्रिय, संकोच, शर्मीले स्वभाव के। इसको जो अंतर्मुखी को उदाहरण है वो हम बोल सकते हैं गणितज्ञ हो सकता है, गणित गणितज्ञ, साहित्यज्ञ, गणितज्ञ, इसमें गणितज्ञ आता है, साहित्यज्ञ आता है, कहानीकार आता है, ठीक है, दार्शनिक आता है। वो क्या आता है, अंतर्मुखी आते हैं। जब बहिर्मुखी जो कि नेता हो गए, कोई टीचर का भी ऐसे होते हैं, तो इसको उदाहरण आप देख सकते हो। ठीक है, उभयमुखी दो जो व्यक्ति है वो दोनों का मिश्रण होता है, इसमें लिख रहा है साफ साफ। फ्रीडमैन व रोजमैन का वर्गीकरण, इसको बोलते हैं हम फ्रीडमैन एवं रोजमैन का वर्गीकरण कह दिया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। टाइप ए, इसमें क्या होती है, उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है, लेकिन धैर्य की क्या होती है, कमी। वही जो अंतर्मुखी व्यक्ति है उसी की गुण है इसमें ज्यादातर। काम के बोझ के नीचे क्या होते हैं, लदे रहते हैं, निश्चित में मंदगति कार्य ना कर पाना, उच्च रक्तचाप होता है, हृदय रोग होता है, कोलेस्ट्रॉल आदि। टाइप बी जो है वो क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से स्थिर, शांत चित्त, चिंता मुक्त, तनाव जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। क्योंकि टाइप सी किसने दिया, मोरिस ने दिया, मोरिस। लास्ट में क्या रहा, मोरी से आगे ना सी, मोरिस। तो टाइप सी में क्या आएगा, मोरिस ने दिया। और सहयोगी विनीत, धैर्यवान और कैंसर के प्रति संवेदनशील, टाइप डी जॉन डेलोट ने दिया। तो आपको केवल इनके कौन कौन ने दिया ये याद रखना है, और थोड़ी बहुत है जो इनकी विशेषता है वो याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद करते हैं स्पेंजर का वर्गीकरण। स्पेंजर ने वर्गीकरण दिया था, इसको ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ई ए आर टी ई एस, इसको याद रखना। ठीक है, पी से क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल। ए से क्या हो जाएगा, एस्थेटिक। आर से क्या हो जाएगा, रिलीजियस। टी से क्या हो जाएगा, थियोरटिकल। ई से क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल। और एस से क्या हो जाएगा, सोशल। तो आप इससे ट्रिक क्या सकते हो, मतलब स्पेंजर ने कितने वर्गीकरण दिए, स्पेंजर ने वर्गीकरण दिए पी ए आर टी ई एस। वैसे पार्ट्स होता है लेकिन ई और लगा दो हम, तो इस तरीके से आप इसको आराम से याद रख सकते हो, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। सेल्डन में क्रेसमर का वर्गीकरण की बनावट पर आधारित है, ठीक है, जबकि युंग का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, और स्प्रेंजर का सामाजिक कौशलों पर आधारित है। केनन ने भी एक वर्गीकरण दिया, यह नाड़ी प्रमंडल को, कोई जरूरी नहीं, केनन का ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है व्यक्तित्व के विशेषक उपागम। पहले पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था पहले, पहले हमने प्रारूप उपागम पढ़ा था, प्रारूप उपागम। अब हम पढ़ रहे हैं विशेषक उपागम। विशेषक उपागम में सबसे पहला जो उपागम आता है वो आता है आलपोर्ट का वर्गीकरण। आलपोर्ट का वर्गीकरण में सामान्य गुण वाला, विशिष्ट गुण, प्रधान विशेषक, केंद्र विशेषक, गौण विशेषक। सामान्य गुण क्या होता है, एक वर्ग में उपस्थित जिनकी तुलना की जा। अब देखो इसमें सही बताऊं तो इन दोनों की कोई तुलना नहीं है, इन दोनों को कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं, छोड़ो। आप तो ये चीज पढ़नी है, एक तो होता है प्रधान विशेषक, एक होता है केंद्रीय विशेषक, एक होता है गौण विशेषक। ठीक है, आलपोर्ट ने जो एक चीज और याद रखनी, 17,953, 17,953 जो है सील गणों की सूची तैयार की और अपना वर्गीकरण दिया। ठीक है, तो व्यक्तित्व में इन्होंने, इनको आपको ये मैन के जो नीचे इनको याद रखना है। मेरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल ये इनको याद रखना है आपको, और जो फालतू चीजें उन पर ध्यान नहीं देना। सबसे पहली बात करते हैं प्रधान विशेषक। संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं, व्यक्ति के नाम से ऐसे जुड़े होते हैं जैसे उनकी पहचान व्यक्ति के नाम के आगे हो। जैसे मतलब यह विशेषण संख्या में कम होते हैं लेकिन व्यक्ति के पूरे जीवन की क्या होती है, धुरी होती है। जैसे अपने हमने बोला सत्य एवं अहिंसा, सत्य व अहिंसा, सत्य व अहिंसा बोला हमने, सत्य व अहिंसा, सत्य व अहिंसा बोला, तो सीधा तौर पे सबसे पहला नाम आया हमारा गांधी जी।
तो ये क्या है, प्रधान विशेषक है। मतलब उसका नाम मात्र बोलने से, उसके गुण बताने से उसका नाम अपने आप जीत आ जाए, वो तो होते हैं प्रधान विशेषक। उसके बाद होता है केंद्रीय विशेषक। उसके बाद क्या होता है, केंद्रीय विशेषक। सामान्यकृत प्रवृत्तियां व्यक्ति का व्यक्तित्व इन्हीं 5-10 गुणों के भीतर रहता है। जैसे इसमें क्या होगा, इसका प्रयोग क्या है, में नौकरी की जो संस्तुति प्रदान और संस्था पत्र में होता है। जैसे विनम्रता, भाई ये बहुत विनम्र आदमी है। अब हमने कोई पता नहीं है कौन विनम्र है, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष के रूप में गए कि विनम्र आदमी है, तो मतलब जो मीडियम बोले एक तरीके से मध्यम, एक तरीके से जो मध्यम विशेषताओं के रूप में आती है, वो आती है केंद्रीय विशेषक में। जबकि गौण विशेषक क्या होते हैं, गौण ये व्यक्तित्व सबसे कम उपयोगी होते हैं, सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं, यही बात याद रखनी है। सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं और इनके होने या न होने से व्यक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी ने बोला मुझे आम पसंद है, अब भाई पसंद है तो पसंद है, उससे कोई दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे क्या है, गौण विशेषक है। उसके बाद अगली बात करते हैं केटल का वर्गीकरण। केटल ने कितने 16 प्रमुखशील गुण आयामों का वर्णन किया है। उसमें मूल गुण और सतही गुण दो दिए थे। व्यक्तित्व का जो भी निर्माण करने वाला मूल तत्व भीतरी गुण और संख्या में कम होते हैं, जबकि सतही गुण क्या होते हैं, दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। उसके बाद आता है आईजेक का वर्गीकरण। आईजेक का वर्गीकरण दो व्यापक आयामों जैविक एवं आनुवंशिकता के आधार पर अंतर्मुखिता बनाम बहिर्मुखिता, तंत्रिका बनाम सामयिक स्थिरता, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। इसमें क्या होता है, दो आयामों के अनुसार होता है। एक तो होता है मतलब दो व्यक्ति है, एक तो अंतर्मुखी है बनाम बहिर्मुखी, ये दो जो चीज होती है। और एक होती है तंत्रिका बनाम सामयिक सामवेगिक स्थिरता, एक ये चीज होती है। एक होती है मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, एक ये चीज होती है। मतलब दो व्यक्ति आमने सामने हो तो उनका किस प्रकार जो वर्सेज है वो होगा। ठीक है। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। अगला आता है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। इसने दिया ऑल कोस्टा में रॉबर्ट मैक्रे। एक चीज तो याद रखनी बस, उसके बाद सब छोड़ो। बृहत पंचकारकों को चीजें अनुभवों के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, ये इनका नाम याद रखने पर ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है। सहमतिशीलता, तंत्रिका तापिता, मनस्ताप, तंत्रिका तापिता और अंतर्विवेकशीलता, बस याद रखने। व्यक्तित्व का मापन, एमएमपीआई मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। हैथवे व मैकिले नामक दो वैज्ञानिकों ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में निर्माण किया। बस ये एक चीज याद रखनी, एक चीज रखनी है, इसमें 567 कथन और एलएम की मापनियां और 10 मनोरोग पर आधारित है। मालिक व जोशी ने इसको भारतीय जोधपुर बहुपक्षीय जो भारतीय संस्करण में इसका जो नाम रखा वो रखा जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची तैयार की। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ये किसने दिया, केटल ने। इसमें हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने वयस्कों पर प्रयोग किया। इसमें यह चीज याद रखनी है। उसके बाद आता है आय का व्यक्तित्व प्रश्नावली। व्यक्तित्व की प्रश्नावली 32 विशेष को प्रयोग, वही पहले वाली चीज आ गई। बेल समायोजन आविष्कारिता हुतबा बेल ने दिया। संबंध समायोजन संबंधी कठिनाइयों को मापन। ऊपर ऊपर से आप इसको ऐसे देख सकते हो, और आगे का इंपोर्टेंट नहीं है। वुडवर्थ का 116% पूछे थे, वैसे याद रखने हैं। शरीर के लक्षणों और डर चिंताओं पर आधारित है। आलपोर्ट का ए एस प्रतिक्रिया अध्ययन कोई जरूरी नहीं है। सामाजिक वंचनीयता और अनुमानन। व्यक्तित्व का प्रक्षेपी व्यक्तित्व का मापन। प्रक्षेपी तकनीकी की विशेषता। इसका विकास अचेतन अभिप्रेरणा व भावनाओं के मूल्यांकन के लिए तैयार किया गया। उद्दीपक असंगत अस्पष्ट अनुपयुक्त होते हैं, कोई न कोई नहीं। देखो कोई जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये याद रखनी है। रोड शाही दाबा परीक्षण किसने दिया, हरमन रोशन दिया। एक इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप बिल्कुल इसको। इसमें आएगा देखो 10 तो कार्ड थे इसमें, 5 तो काले सफेद थे, 2 लाल शाही युक्त थे और 3 क्या थे, रंगीन थे। प्रयोग कितने चरण हुए, 2 चरण में होता है। रोड शाह के समान ही ओल्जमैन ने दूसरा शाही दाबा परीक्षण को जरूरी है। ओल्जमैन बोला, आप तो याद रखने ना बस इसमें कि 10 तो कार्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने चरण होते हैं बस। उसके बाद आता है टी ए टी किसने दिया, द थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। क्रिस्टिना डी मॉर्गन एवं हेनरी कुर्रे ने। विषय आत्मबोध परीक्षण। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं, तो ये याद रखनी है। 30 कार्ड तो क्या होते हैं, सचित्र, जबकि एक क्या होता है, खाली। 10 कार्ड तो पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए, जबकि 10 जो है वो समान दोनों के लिए। परीक्षण 3 चरणों में होता है। पहले 2 चरणों में 10-10 कार्ड दिखाई देते हैं, क्रम से लैंगिक एवं समान, जिस लिंग का है उसको उसी का। और तीसरे में साक्षात्कार किया जाता है। टीएटी का भारतीय संस्करण किसने, उमा चौधरी ने। उसके बाद आता है, अब ये जो टेस्ट है ना टीएटी, ये तो क्या था, वयस्कों के लिए था। जो टीएस्ट टेस्ट ऊपर वाला, ये तो जो वयस्क है उनके लिए था। फिर बच्चों के लिए बनाया था लियोपोल्ड बेलक ने। बालक बोलते बालक तो याद रखना बेलक, बालक से बालक आत्मबोध परीक्षण। ये 3 से कितने बच्चों, 10, 3 से 10 बच्चों के लिए 10 समान कार्ड, इन्होंने जानवरों के चित्र थे। ठीक है, 3 से 10। उसके बाद आता है रोजनविक चित्रकूट अध्ययन। 24 कार्टून कार्डों का प्रयोग, जिन पर संवाद लिखने की जगह भारतीय संस्कृत दिया। आपको अवकल जो है डायट याद रख सकते हो। बाकी पॉइंट एंड सत्य गाल्टन व्यक्तित्व की कोई जरूरत नहीं है। खेल व्यक्तित्व की व्यवहारिक विधि कौन कौन सी है। एक तो हो गई साक्षात्कार विधि। व्यक्तित्व को मापन कैसे कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप से हम उसका साक्षात्कार विधि से कर सकते हैं, स्थिति परक परीक्षण कर सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं नाम निर्देशन द्वारा, परीक्षण द्वारा और केस स्टडी द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक सेगमेंट फ्रायड ने दिया, सबको पता है। चेतन, अचेतन, पूर्व चेतन, ये 3 चीज इसने दी थी। चेतना किस तरह के अकॉर्डिंग, चेतन क्या होता है, वे भावना जिनके प्रति हम क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। अचेतन क्या होता है, जिनकी मानसिक क्रिया जिनके हम प्रति हम जागरूक नहीं होते। चेतन तो वे जो हम जिनके प्रति जागरूक हो। अचेतन वो जिनके प्रति हम जागरूक नहीं हो। पूर्व चेतन क्या होता है, वे भावना जिनके प्रति हम लोग तब जागरूक होते हैं जब उन पर हमारा किया जाता है, ध्यान जाता है।
ध्यान जाता है तभी हम उस पर क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, वो होता है पूर्व चेतन। मस्तिष्क का जो 1/10 भाग है वो तो चेतन है, जबकि 9/10 भाग क्या है, अचेतन है। मतलब 10 में से 9 चीजें हमारे दिमाग में अलग जगह जाती है और एक जो जगह है वो अलग जाती है। व्यक्तित्व की संरचना इदम, अहम और पराहम। इदम, अहम और पराहम। इदम मूल परिवर्तनात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। अचेतन मन का प्रतिनिधि करता है, ये ध्यान रखना। अचेतन मन का प्रतिनिधि कौन करता है, इदम करता है। सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता। मतलब इदम मतलब एक तरीके से ईगो हो गया हमारा, एक तरीके से ईगो तो अहम हो गया, लेकिन मतलब इदम मतलब समझ रहे हो ना, उदम करना वो सारी चीजें, किसी चीज की परवाह नहीं करना, वो सारी चीजें इदम के अंदर आती है। उसके बाद इस इदम की दो चाल ऊर्जाएं होती है, इरोस और थांटोस। इरोस होती है जीवन मूल प्रति और थांटोस होती है मृत्यु मूल प्रति। उसके बाद आता है अहम चेतन, मन का चेतन तार्किक विवेकशील भाग, आराम जो मजबूत बनाता है, जिसका अहम मजबूत है वो शक्तिशाली होता है। पर अहम सुपर ईगो व्यक्तित्व का आदर्श और चेतन का प्रतिनिधि करता है। उसके बाद करते हैं मनोलैंगिक अवस्था है। मनोलैंगिक अवस्थाओं में कौन कौन सी आ जाएगी, उसमें आ जाएगी मुक्त चूषण अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक सुख का केंद्र होता है। शुरू में 2 वर्ष तक जो है बच्चा अपने मुंह में कुछ चीज है वो चबाता है, अंगूठा अंगूठा चूसता है, वो सारी चीजें। उसके बाद गुदा में मूत्री मार्ग। उसके बाद में बच्चा जैसे बड़ा होगा तो जो सारी चीजें, ये जो गुदा और मूत्र वाला काम, वो सारी वो चीजें खुद करने लग जाता है। उसके बाद लिंग अवस्था, वो समझ जाने लग जाता है कि कौन पुरुष है कौन महिला है, उस हिसाब से वो जानने लग जाता है। उसके बाद लड़कियों में जो है लिंग अवस्था में इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, जो पिता के प्रति प्रेम होता है, वो जागृत होती है। लड़कों में ओडिपस मनोग्रंथि, माता के प्रति। ठीक है, एडिपस और ओडिपस। ठीक है, सुप्तावस्था होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें ज्यादा जो है विकास नहीं हो पाता। और उसमें अगला आता है जन्म, 11 से आगे वाला कामिक चक्षु जागृत होती है, विभिन्न के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। बस यही आपकी ये हो गया। उसके बाद आता है वृद्धि एवं संरचना। देखो अभी और थोड़े से पेज रह रहे हैं, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। और आज थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपके लिए शाम के टाइम वीडियो बनाया, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे इतना जो वो मिल नहीं पाया। और जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है वो नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि सर मैंने देखी है। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी के साथ ऐसे ही बने रहना। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। धन्यवाद।